हाँ जी बच्चों लोगों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आप लोगों ने अपनी टर्म 1 टर्म 2 का जो आपका सिलेबस आया उसके हिसाब से आप स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो डोंट वरी, आपके अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की गारंटी मैं लेती हूँ। आपका सहपाठी लेता है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पेज, ये आपका जो सिलेबस आया है वो पेज है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें, जी हाँ, ये देखो आप, कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पहले काउंट्स कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे जिसमें हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है, ये वाला टॉपिक भी, ये वाला टॉपिक भी और ये वाला टॉपिक भी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसका वीडियो देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ाई करो। बहुत इजी वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें, हम 100% श्योर। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तो हमेशा ही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके आगे के 4 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला कवर करेंगे जिसमें है डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्विंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन हम ये वाला कवर करेंगे जिसमें है डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वाला कवर करेंगे जिसमें दिया है स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। और इसके नीचे वाला फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम ये वाला कवर करेंगे जिसमें दिया है स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो हम आज ये 4 क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के ये 4 क्वेश्चन आज। तो देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्विंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि गारंटी क्या होता है। गारंटी क्या होता है? जब हम किसी को श्योर करते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वही गारंटी अकाउंट्स में भी वही सेम गारंटी है। मैं एक बार यहाँ स्क्रीन पे लिखा है, इसको पढ़ लेती हूँ। अगर एग्जाम में आता है तो आप भी सिर्फ इतना ही लिखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा आपके यहाँ। गारंटी मीन्स द श्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट of profit by one or more partner and in some case by the firm, where the burden of guarantee is borne by the party providing such a guarantee। देखो क्या होता है, मान लीजिए कि दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ये किसी तीसरे पार्टनर को लेकर आते हैं, पार्टनर सी को 1/4 शेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1/4 शेयर के लिए लेके आते हैं और ये इसको बोलते हैं कि चाहे प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको मिनिमम 50,000 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स इसको गारंटी दे रहे हैं, ए और बी, कि सिचुएशन कुछ भी हो आपको 50,000 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको बता देती हूँ आपको कि इसमें भी 3 टाइप्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हो सकता है कि मान लेते हैं ए और बी, आपके डीड में कुछ नहीं लिखा है, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो पार्टनर ए और पार्टनर बी इक्वली इसको पैसे देंगे। जैसे 50,000 है तो 25,000 दोनों देंगे। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि हम दोनों कोई शेयर रेशियो दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 3:2 के रेशियो में इसको हम प्रॉफिट देंगे, तो 3:2 का मतलब हो गया कि 50,000 का, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको नीचे, 50,000 का 3/5 तो देगा ए और 50,000 का 2/5 देगा बी। ओके, ये 2 सिचुएशन हो गई। एक थर्ड सिचुएशन और कि इनमें डीड में, पार्टनरशिप डीड में पहले से ये चीज मेंशन है कि जो ए पार्टनर है सिर्फ वो गारंटी ले रहा है कि अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है या कोई और सिचुएशन ऐसी बनती है तो सी को मैं प्रॉफिट दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। बी को उस सिचुएशन में कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं गारंटी में। पहली, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो दोनों पार्टनर्स इक्वली सी को मतलब पैसे देंगे,
या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर इन्होंने कोई रेशियो तय किया है तो इस रेशियो के हिसाब से पैसे दे देंगे, या थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि कोई एक पार्टनर भी पूरा पैसा दे सकता है गारंटी का। मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। गारंटी का अर्थ है एक या एक से अधिक भागीदारों द्वारा और कुछ मामलों में फर्म द्वारा लाभ की एक विशेष राशि की गारंटी, जहां गारंटी का बोझ पार्टी द्वारा ऐसी गारंटी प्रदान करने के लिए वहन किया जाता है। एक चीज और मैं बताना आपको यहाँ पे भूल गई, अब बता देती हूँ, समझा रही हूँ। कभी कभी ऐसे पार्टनर को, जैसे सी पार्टनर है, उसको पार्टनर्स गारंटी देते हैं, और कभी कभी आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा ऐसा कि दोनों पार्टनर्स गारंटी नहीं दे रहे हैं, फर्म गारंटी दे रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो ये था, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो, जब आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था त्रुटियों और सुधार वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला, ये वही है। इसमें क्या होता है कि जब पहले आपसे पार्टनरशिप में जब आपने अकाउंट्स बनाए थे, कैपिटल अकाउंट बनाया हो, करंट अकाउंट बनाया हो, उनमें आपसे कुछ गलती हो गई थी, कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए अब हम यहाँ काट पीट के तो सही कर नहीं सकते क्या? हम पहले से जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे काट दिया और फिर इसके सामने सही एंट्री लिख दी, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है कि आपको एक अलग से एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो बस ये यहाँ पे यही दिया हुआ है। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने में, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, जो एंट्रीज करते हैं उनको हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म मीन्स एडजस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एरर्स एंड ओमिशंस। जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, जो पहले हमने त्रुटि की है, that was not in accordance with the partnership deed। और गलतियां वो वाली जो कि आपके पार्टनरशिप डीड में अलग लिखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, जिन दोनों को 3:2 के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। बट आपने गलती क्या कर दी, आपने 3:2 ना करके 2:3 कर दिया। ठीक है, तो डीड में तो ये लिखा हुआ था बट आपने ये कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस होगा इसको कैसे सही करेंगे हम? पार्टनरशिप पास्ट एडजस्टमेंट करके। सेम हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, साझेदारी फर्म के पिछले समायोजन का अर्थ है साझेदारों की पूंजी या चालू खाता शेष को पिछली त्रुटियों और चूक के सुधार के कारण समायोजित करना, यानी उन्हें ठीक करना, जो साझेदारी विलेख के अनुसार नहीं थी। साझेदारी विलेख मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं थी, उनको अब यहाँ पे सही करना। लैंग्वेज ऐसी लिख कर आना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स की लैंग्वेज है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आज के सेशन का। इसके बाद एक क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। आपको गुडविल का मीनिंग, नेचर और फैक्टर्स बताना है। देखो, अगर हम मैं फिर से आप लोगों को यही बोलूंगी, 100% आप लोग यही वाली लैंग्वेज लिखना। रीजन ये है कि ये लैंग्वेज जो है ये मैंने एनसीईआरटी से ली, और आप जानते हो मैं हमेशा बताती हूँ एनसीईआरटी से अगर आप हेडिंग्स लेते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले गुडविल क्या होता है आपको पता ही होगा वैसे तो। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि दिखाई नहीं देती। In other word, goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit। क्या होता है गुडविल? एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो गुडविल क्या होती है? एक वैल्यू होती है जो कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन होती है। उसको जब उसकी रेपुटेशन, उसकी रिस्पेक्ट बनती है मार्केट में, जो कि आपका जितना आप सोचते हो कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसमें और जो आपको प्रॉफिट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो गुडविल है। जैसे आपको पता है कि मेरा हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन इस साल जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपका प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है बिकॉज ऑफ कि मेरी शॉप को 5 इयर्स हो चुके हैं।
अब मेरी मार्केट में एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन है, लोग मेरे मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 है ये क्या है, ये गुडविल का अमाउंट है, पता ही है आपको। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने गुडविल क्यों होती है, मतलब रीजन क्या है, अगर एग्जांपल्स देखें तो देखो क्यों, क्या रीजन है इसके। सॉलिड कस्टमर बेस, आपके पास कुछ सॉलिड कस्टमर्स हैं जो आपके अलावा किसी के पास नहीं जाते। जब वो आपकी एक साड़ियों की शॉप है, जब वो मार्केट में साड़ियां खरीदने जाते हैं तो उनको पहला दिमाग में थॉट आता है कि नहीं मुझे तो आपकी शॉप से साड़ियां खरीदनी है। दूसरा वाला गुड कस्टमर रिलेशंस, आपके साथ कस्टमर्स के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप हैं। दूसरी चीज गुड एम्प्लॉयज रिलेशंस, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका आपके कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एंड एनी पेटेंट और टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट सम एग्जांपल ऑफ गुडविल, आपने अपनी शॉप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल की बात करें या अगर आप सैमसंग की बात करें तो ये क्या है, इनकी पेटेंट कंपनीज हैं, इन सेम नाम के कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इनकी गुडविल है कि भाई नाम से चीज बिक जाती है। नई टेक्नोलॉजी, आप कुछ नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं, वो आपकी मार्केट में उसने अच्छी पकड़ बना ली है, तो वो आपकी गुडविल के एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद में हम इसके अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या चीजें हैं जो इसको इस पर इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहला है लोकेशन। लोकेशन कैसे इफेक्ट डालता है गुडविल पर, समझो जरा। आपकी दुकान, आपकी शॉप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर मतलब बहुत सारे कस्टमर आते हैं। जैसे आपने दिल्ली में एक जगह सुना होगा चांदनी चौक, तो जब भी किसी के घर में शादी होती है तो लोग आते हैं चांदनी चौक से शॉपिंग करने। आपकी शॉप अगर चांदनी चौक में है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी बन सके, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स ज्यादा आते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द फर्म इज सेंट्रली लोकेटेड और लोकेटेड इन अ वेरी prominent place, it can attract more customers resulting in the increase in turnover, क्योंकि ज्यादा लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी और आपके टर्नओवर को इंक्रीज करेगी, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। सेकेंड जो इसका फैक्टर है वो है टाइम। टाइम क्या होते हैं, ऑफ कोर्स मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो, 5 साल 10 साल 15 साल आपके बिजनेस को होती जाती है, ऑटोमेटिक आपका जो गुडविल होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कंपैरेटिवली ओल्ड फर्म विल एंजॉय मोर कमर्शियल रेपुटेशन देन द अदर वन सिंस द ओल्ड वन इज better known to its customer, although both of them may have the same location advantage। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा लोकेशन, लोकेशन बिल्कुल मैटर करती है, बट चांदनी चौक में भी ऐसा हो सकता, चांदनी चौक में बैठे हुए सारे दुकानदार क्या सेम उनकी कमाई हो रही है, सेम उनका प्रॉफिट हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग अलग अलग, मतलब एक ही चीज की शॉप होते हुए, एक ही प्रोडक्ट की शॉप होते हुए भी सबका जो प्रॉफिट है वो अलग अलग हो रहा है, सब जो कमा रहे हैं वो अलग अलग कमा रहे हैं। अब यहाँ पे लोकेशन वाला मैटर तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा मैटर कर रहा है कि भाई उसकी शॉप को 20 साल हो चुकी है, उसकी शॉप को अभी 2 साल ही हुए हैं, तो उसको 2 साल वाली को कम प्रॉफिट होगा और 20 साल वाले को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है टाइम। दूसरी चीज नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है ये आपके गुडविल पे बहुत ज्यादा, मतलब ये आपका जो बिजनेस है उसकी गुडविल पे बहुत ज्यादा असर डालता है। जैसे द नेचर ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का नेचर कैसा है, आपका जो सामान है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो किस तरीके का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। रिस्क इन्वॉल्व, आपके बिजनेस, आप जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो उसमें रिस्क कितना है, ठीक है। अब मान लो आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जो है ना जल्दी खराब हो जाता है, या आपका कम टाइम पीरियड वाला प्रोडक्ट है, तो आपकी गुडविल बहुत मैटर करेगी उसके हिसाब से। दूसरी चीज बेनिफिट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, बिल्कुल आपकी कंपनी का पेटेंट, आपकी फर्म का पेटेंट और ट्रेडमार्क बिल्कुल आपके गुडविल के लिए वर्क करता है, क्योंकि जैसे मैंने भी सेम एग्जांपल दिया आपको सैमसंग का और एप्पल का। इसके बाद में इजी एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मान लेते हैं कि चांदनी चौक की अगर हम बात करें, वहां पे साड़ियों का बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है। अब आपको आज मार्केट में डिमांड है बनारसी साड़ियों की, ठीक है। तो अगर हम देखें
बाकी कस्टमर्स जो है ड्यू टू कोविड की वजह से उनको रॉ मटेरियल या उनको सामान नहीं मिल पा रहा है, बट आपके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हैं कि मतलब बाहर जहाँ से साड़ियाँ बनती हैं या जहाँ से साड़ियाँ आती हैं वहाँ से कि आपको माल मिल पा रहा है, तो ये भी आपकी गुडविल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद में ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ गुड विल ऑल्सो बी अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। आपका बिजनेस इस तरीके का है कि आपके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपकी गुडविल के प्रॉफिट के राइज होने पर। if the trend of profit is always rise, no doubt value of goodwill will be high। जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, द एफिशिएंट मैनेजमेंट मे ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय इंक्रीजिंग प्रॉफिट, प्रॉपर प्लान प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। आपके यहाँ बहुत, जब आपके पास कोई आता है कस्टमर, आप उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, आप उसको, वो आता है तो आप उसको पानी सर्व करते हैं या आप उसको और अदर सर्विसेज देते हैं। आपने देखा है आप बहुत बार शॉप पे जाते हो, आपको 2-3 घंटे की शॉपिंग करनी होती है तो शॉप वाले आपको पानी के लिए पूछते हैं, इनफैक्ट कभी कभी तो वो आपको कोक ऑफर करते हैं। तो वही सारी चीजें कि आपका स्टाफ जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, आपने सारी चीजें प्लान कर की हुई है, तो वो सारी चीजें आप मतलब ऑब्वियसली ये तो होता ही है ना कि अगर मैं किसी शॉप पर गई हूँ उसकी सर्विस अच्छी थी तो मैं आके आपको बताती हूँ कि यार वो वाली शॉप पे जाना, उसका सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो ये वही है। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत ही ऑब्वियस रीजन है गुडविल को इंक्रीज करने का। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग ही एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। आप जाओगे किसी अच्छी शॉप पे, देन आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि उस शॉप से ले लेना, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद में अदर फैक्टर्स में ये 7 नंबर होना चाहिए, मैंने गलती से 8 लिख दिया है। कंडीशन ऑफ मनी मार्केट। बिल्कुल, बहुत बार क्या होता है आपकी गुडविल फिर भी काफी मेहनत करने के बाद भी, काफी टाइम के बाद भी आपकी गुडविल अच्छी नहीं हो पाती। रीजन क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अभी मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, आपकी गुडविल को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन। मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, आपका दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मैगी की या हम अमूल ब्रांड की बात करें, आप कभी बटर लेने जाते हो तो आप मुझे नहीं लगता कि आपको याद भी होगा किसी और ब्रांड का नेम। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया तो मैं ये पहले से नहीं सोची थी कि आपको ये एग्जांपल दूंगी, बट अभी मेरे जस्ट दिमाग में क्लिक हुआ कि आपको अमूल बटर का एग्जांपल दे देती हूँ। तो वो क्या है कि दूर दूर तक आपके कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है। ओके, इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत टाइम तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही, आपका बिजनेस चल रहा है आराम से, आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं तो आपकी गुडविल को इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें आप और भी लिख सकते हो, वैसे आपके एनसीईआरटी में इतने ही थे इसलिए मैंने ये इतने ही पॉइंट्स लिखे, अदरवाइज के और पॉइंट्स भी हम बना के लिख सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि आप यही लिखो क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, टीचर्स के जो हेडिंग्स है वो एनसीईआरटी की है। एक और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। आपको गुडविल के मेथड्स बताने हैं। तो आपकी बुक वैसे टोटल अगर देखा जाए तो 7 मेथड्स हैं, बट आपकी बुक में इसके केवल 3 ही मेथड्स दिए हुए हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड में इसके 3 मेथड्स हैं। तो आप कौन कौन से, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों की डिटेल्ड वीडियो में एक एक अलग से पहले से ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। अदरवाइज केवल नाम आते हैं तो आप इतने लिखोगे, वैसे आपको डिटेल्स इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये बहुत बड़ी है, मतलब इनके अंदर आपको काफी मैटर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आने के चांसेस कम है, बट आप इनके नाम जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। कल के सेशन में हम इसके आगे के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेते हैं। देखो आज हम कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। हम ये 1 2 3 4
6, 7, 8 हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। कल हम इसके 1, 2, 3, 4 ये लास्ट 4 क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा अकाउंटेंसी का पूरा फर्स्ट जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके इन 4 का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, काफ़ी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है? फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, है ना। अकाउंट्स के साथ आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स के वीडियो भी बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, ऑल द बेस्ट।